Hello everyone, a very good morning to all of you. Today topic is history of commerce in India. यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बिजनेस के बारे में किया था, कॉमर्स के बारे में किया था. ओके और अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस किन दो चीज़ों से मिलके बना है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स. ओके फिर फर्दर हमने इंडस्ट्री के भी पार्ट किए थे और कॉमर्स के भी पार्ट किए थे. तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर को देखा है उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि कौन कौन से पार्ट हमने इंडस्ट्री के किए थे और कौन कौन से पार्ट हमने कॉमर्स के किए थे. अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ों की नॉलेज हो जाए, बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज हो जाए कि इंडस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉमर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो अगर हम बात करते हैं आज के कॉमर्स जो हम देखते हैं बात करते हैं, ये आपकी काफ़ी लंबी जर्नी है. उसके बाद हमारा जो कॉमर्स का कंसेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं देखिए आइए यहाँ पे. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बिजनेस की एवरी जो बिजनेस होती है इकोनॉमी के अंदर उसके टू साइड होती है. वन इज प्रोडक्शन साइड एंड सेकंड इज कंजप्शन साइड. और दोनों एक प्लेस पर नहीं होती है. लाइक प्रोडक्शन भी वहीं पर हो रहा है, कंजप्शन भी वहीं पर हो रहा है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, अलग अलग जगह पर भी हो सकता है. ओके यानी कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक स्थान पर हो रहा है और जबकि कंजप्शन जो हो रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन भी एक जगह पे हो और सेम जगह पर ही उसका कंजप्शन हो. दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहता है. अब जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं उन सर्विसेज को या फिर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. एंड कॉमर्स यहाँ पे बताया गया कि अंडर कॉमर्स टू फैक्टर आर इंक्लूडेड. दो फैक्टर इंक्लूड करते हो आप. टू सेल एंड परचेज. सेल एंड परचेज को हम बोलते हैं ट्रेड बोलते हैं. और जहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी इन ऑर्डर टू रिमूव हर्डल्स, जो कि प्रॉब्लम्स आती है एट द टाइम ऑफ द सेल एंड परचेज, मेनली कैपिटल, प्लेस, टाइम, रिस्क, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा. सो इनसे ओवरकम करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी कॉमर्स से सोल्व आउट की जाती है. देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा. देखिए नेक्स्ट फिर चलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया. डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया. किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया? स्टार्टिंग में कॉमर्स का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके का था बिगनिंग के अंदर, और उसके बाद क्या क्या चेंजेज आया, किस तरीके का चेंजेज आया, वो हम सारे पढ़ते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट वन दिया हुआ बार्टर सिस्टम स्टेज. बार्टर सिस्टम स्टेज में क्या था कि मान लीजिए आपके पास बल्क में कुछ क्वांटिटी में सामान पड़ा है और दूसरे पर्सन के पास कुछ अलग क्वांटिटी में सामान पड़ा है. मान लीजिए ए और बी पर्सन है. ए पर्सन के बाद पास गेहूँ ज़्यादा है यानी कि वीट, और यहाँ पर बी पर्सन के पास राइस है. ओके तो क्या करता है बार्टर सिस्टम में? वीट क्या करता है? बी को दे देता है इसको जितनी रिक्वायरमेंट है, और जितने इसको राइस की रिक्वायरमेंट है वो बी ए को दे देता है. इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में होता है कि जब सामान का ही सेल और परचेज किया जा रहा है या सामान के बदले सामान लिया दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम स्टेज. तो सबसे पहले आपकी ये स्टेज थी. फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी आई? फिर नंबर 2 की बात करेंगे हम, विलेज इकोनॉमिक स्टेज. विलेज इकोनॉमिक स्टेज में क्या हुआ? देखिए विलेज इकोनॉमिक स्टेज, पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. ट्राइब्स क्या मतलब होता है? जनजाति. जनजाति यानी कि ट्राइब्स में डिवाइड हो गए. नाउ ऑल पीपल और बिलोंग वन ट्राइब, कल्टिवेटेड लैंड कोलेक्टिवली एंड प्रोड्यूस ऑल थिंग दे नीड. यानी कि एक ट्राइब में है वो सिर्फ एक ही तरीके की क्या करते थे? फसल उगा लेते थे या फिर कोई काम ऐसा करते थे जो कि उनकी नीड को फुलफिल करे. एंड नेक्स्ट देखिए, होल वर्क आर डिवाइडेड अमंग द मैन एंड वुमेन. सारे काम को डिवाइड कर दिया गया मैन और वुमेन के अंदर डिवाइड कर दिया गया. और अकॉर्डिंग टू द ट्राइब क्या करते थे? अकॉर्डिंग टू द ट्राइब डिवाइड हो गए थे वो आपस के अंदर कि किस तरीके से हमें क्या क्या काम करना है. ओके सारा काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया था. सम फैमिलीज गोट themselves engaged in एग्रीकल्चर. कुछ फैमिलीज है वो एग्रीकल्चर में चली गई थी, कुछ फैमिलीज जो है वो अदर बिजनेस स्टार्ट कर लिया था. ओके और कुछ जो लोग हैं वो इंगेज हो गए थे आपके बिजनेस के अंदर एज अ मिडलमैन. मिडलमैन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी के पास कोई भी सामान है, उस सामान से किसी दूसरे पर्सन तक सामान को पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं मिडलमैन.
तो किसी ने ये काम भी स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग ट्राइब के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, अकॉर्डिंग टू द नीड वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, आपस में लेन देन करने लग गए। देन बात करते हैं मनी इन्वेंशन स्टेज। अब क्या आ गई आपकी मनी इन्वेंशन स्टेज आएगी, जहां पर मनी का इंट्रोड्यूस किया गया कि आप सामान को मनी के बदले में ले सकते हो। यहाँ पर आप सामान के बदले सामान नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आप सामान के बदले मनी दे रहे हो, ठीक है। मनी डिफाइन कर दी गई एक पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे थे, तो उसको रिमूव करने के लिए, प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक मीडियम बनाया गया जिसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, मनी के थ्रू लोग आपस में सेल और परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज के ऊपर मनी फूड ग्रेन वॉज अ सेपरेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो फूड ग्रेन है उसको मीडियम माना गया कि ये जो है वो सभी जगह पे चलेगा, सभी जगह पे अगर हम फूड ग्रेन दे देते हैं तो उसके बदले में आपको सामान दे दिया जाएगा। उसके बाद में गोल्ड, सिल्वर, कोइन एंड अदर मेटल बिकम पॉपुलर। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मनी का जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर आया था आपका थर्ड स्टेज में। देन फोर्थ पे आता है टाउन इकोनॉमिक स्टेज। टाउन इकोनॉमिक स्टेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज। यानी कि कुछ बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था विलेज से बाहर, जिसे हम बोलते हैं सिटी। और वो जो बिजनेस किया जाता था वो बिजनेस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग आप बाय एंड सेल करने लगे पर्टिकुलर थिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आया आपका टाउन इकोनॉमिक स्टेज, यानी कि जब लोग जो है सिटी के अंदर अपना बिजनेस करने लग गए। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज में क्या हुआ, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट एट दिस स्टेज कंप्लीटली चेंज ह्यूमन लाइफ। यानी कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टेज है यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। यानी कि बहुत सारे इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ से आपकी जो मशीनरी है उनका डेवलपमेंट हुआ, मशीन से प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस किया जाने लग गया। इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब टाइप की इंडस्ट्री का जो है वो इनोवेशन हुआ। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट बीइंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि रोड की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई, ट्रांसपोर्ट की आपको फैसिलिटी मिल गई, तो इससे क्या हुआ कि आपका सेल और परचेज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना आपके लिए ईजी हो गया था। नेक्स्ट आता है फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट स्टेज और भी इंक्रीज हुआ, जो कि हर बिजनेसमैन के लिए इजी हो गया। एंड इंक्रीज नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर आपकी क्या इंक्रीज हुई, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी आप कर सकते थे बाय द कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, फैक्स, टेक्स्ट, इंटरनेट, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, इन सब का इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर आप इजीली सेल और परचेज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो गुड्स का, ओके। हाँ जी, तो ये हमारा था हिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कॉमर्स का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट फिर हम अभी पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के पास ओल्ड हिस्ट्री है बैंकिंग की, जो कि मेंशन है आपकी कौटिल्य इकोनॉमिक्स में। ओनली उस टाइम पे क्या था कि ओनली स्पेशलाइज जो सेक्शन है सोसाइटी के, सिर्फ वो ही यूज़ कर सकते थे बिजनेस के अंदर, जिनको हम बोलते थे इंडिजिनस बैंकर्स। अब इंडिजिनस बैंकर इन इंडिया, यहाँ से हम पढ़ते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल कमेटी इंक्वायरी कमेटी 1931 के अकॉर्डिंग इंडिजिनस बैंकर्स इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट। यानी कि जो इंडिजियस बैंकर होते हैं वो कौन हो सकते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन या कि फिर प्राइवेट फर्म जो कि रिसीव करती है डिपॉजिट्स एंड डीलिंग करती है हुंडई और लैंडिंग मनी, यानी कि उधार देती है। सो इंडिजियस जो बैंकर्स हैं उनके पास क्या था, एक कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता था, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता था, कोई प्राइवेट फर्म भी हो सकती थी जो रिसीव करती थी डिपॉजिट्स को और डीलिंग करती थी हुंडई में, और आपके जो लेन देन का जो हिसाब किताब होता है मनी के रिगार्डिंग जो काम करती थी। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ आपको दिए हुए हैं यहाँ पे जो ओल्ड टाइम में होते थे,
एज फार एज इंडिजियस बैंकर आर कंसर्न देयर इज नो सच लॉ इन कंट्री, कंट्री के अंदर कोई भी इंडिजियस बैंकर्स के अकॉर्डिंग लॉ नहीं है अंडर विच दीज बैंकर्स कैन रजिस्टर्ड दमसेल्स एंड इंडिजियस बैंकिंग एक्टिविटी लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया। जो पर्टिकुलर कास्ट है सिर्फ वो ही क्या करते थे, वो ही वही बैंकिंग एक्टिविटी का काम को जो है वो परफॉर्म करते थे। लाइक इन गुजरात दीज आर श्राफ्स, इन यूपी दीज आर साहूकार, एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट चटियार इन साउथ, केयास इन असम, खत्री इन पंजाब, कली, डिफ्यूची, ब्राह्मीण एंड तिरनवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ। ये यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर फंक्शंस पढ़ते हैं। देखिए इंडिजियस बैंकिंग के फंक्शंस हम पढ़ते हैं। सो फंक्शन के अंदर आप ऑफ इंडिजियस बैंकर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। नंबर 1 इज अ बैंकिंग फंक्शन and number 2 is a non banking function, non banking function। अब अगर हम बात करते हैं बैंकिंग फंक्शन की, तो बैंकिंग फंक्शन आपके डिवाइड किए गए हैं 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज टू गिव लोन और लेंडिंग ऑफ मनी, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, टू डील इन हुंडई। ये फंक्शन होते हैं आपके सारे बैंकिंग के। और अगर हम नॉन बैंकिंग की बात करते हैं सो स्पेक्युलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट एंड अदर बिजनेस। आइए हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। अभी देखिए नंबर 1 इज अ बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन के अंदर अगर हम फर्स्ट पढ़ते हैं लेंडिंग ऑफ मनी, लेंडिंग ऑफ मनी के अंदर हम पढ़ते हैं जब लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा तो एक इसका प्रिंसिपल रहता है या फंक्शन रहता है बैंकिंग का, ठीक है, जहाँ पर आप सिंपली क्या करते हो, किसी भी पर्सन को लोन देते हो। यहाँ पे आपको बताया गया कि लोन दिया जाता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल सिक्योरिटी और मॉर्गेज। जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका डिफरेंट रहता है, डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट रेट ऑफ रहेगा और डिफरेंट प्लेस के अकॉर्डिंग भी आपका डिफरेंट रेट चार्ज किया जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, यानी कि आप क्या सिक्योरिटी रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जो आप डिपॉजिट करवाते हो उसको भी एक्सेप्ट करता है बैंकिंग का। ये भी फंक्शन होता है कि आपके पास मान लीजिए कि सरप्लस में मनी है आपके घर पे, तो आप क्या सोचते हो कि बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और बदले में आपको इंटरेस्ट देता है। सो डिपॉजिट आर पेड ऑन डिमांड और स्टेपुलेटेड टाइम, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम होता है उस पर आप अगर आप मांगते हो यानी कि आप लेते हो कि हमें पैसे चाहिए तो एट दैट टाइम बैंक जो है वो आपको पैसे भी दे देता है। देन डिपॉजिट कैन विड्रॉ बाय डिपॉजिटर पर्सनल और थ्रू एनी रिटर्न ऑर्डर, यानी कि जो डिपॉजिट आपने करवाई है डिपॉजिटर जो है वो पर्सनली रिटर्न करके या फिर पर्सनली जाके खुद भी पैसे जो है वो निकलवा सकता है। नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड फंक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं। थर्ड फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं डीलिंग इन हुंडई, यानी कि हुंडई में भी डीलिंग की जाती है। हुंडई इज क्रेडिट नोट ऑफ इंडिजियस बैंकिंग लाइक चेक फॉर मॉडर्न बैंक। मॉडर्न बैंक के लिए जो चेक है सो इंडिजियस बैंक जो है वो क्या इशू करता है, हुंडई इशू करता है। एंड दीज बैंक डील द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हुंडई, दीज आर रिटन इज लोकल लैंग्वेज। हुंडई में भी हुंडई क्या हो सकती है यहाँ पे, दर्शनी एंड मुद्दित, यहाँ पे आपको दी हुई है। हुंडई में भी दर्शनी और मुद्दित। दर्शनी का हुंडई इज पेबल ऑन डिमांड, यानी कि जब आप डिमांड करोगे तभी पे करना पड़ेगा, और मुद्दित पेबल ओनली एट अ स्टिपुलेटेड डेट फॉर इन फ्यूचर, यानी स्टिपुलेटेड डेट का मतलब होता है यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि पहले से जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी डेट को आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए फिर नेम ऑफ हुंडई दिया हुआ है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एंड फंक्शन ऑफ हुंडई दिया हुआ है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। हम बात करते हैं नंबर 1 इज नेम ऑफ हुंडई। सबसे पहले आपको दिया हुआ है धानी जोग, धानी जोग क्लासिफिकेशन किया हुआ है दर्शनी के अंदर। एंड पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, यानी कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी जिसको पेमेंट रिसीव होगी। नेक्स्ट आपको दिया गया है सहयोग, सहयोग का क्लासिफिकेशन भी दर्शनी में ही किया गया है। एंड पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव
पेमेंट, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को ही वो पे किया जाएगा, जिस पर्सन का नेम मेंशन होगा, स्पेसिफिक पर्सन को आप बोल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है फिर आपका फरमानजोग, फरमानजोग दर्शनी हुंडई पेबल टू ऑर्डर, यानी कि जब भी ऑर्डर करेगा तभी आपको तभी पे किया जाएगा। फिर आता है आपका देखन जोग, देखन हर, यहाँ पे आएगा आपका दर्शनी है ये, पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर, बियरर का मतलब होता है कि जिसके पास भी है वो उसी को पे किया जाएगा। देन आता है फरमान जोग मुद्दित, मुद्दित के अंदर आएगा आपका हुंडई में बी पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग फिक्स टर्म, कुछ फिक्स टर्म के लिए होती है वो, एट दैट टाइम ही आपको पे किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जोखिम मुद्दित के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, एंड इसके अंदर है आपका ड्रोन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर आपका जो गुड्स है वो रास्ते के अंदर अगर गुम हो जाता है, ड्रोवर और होल्डर बियर द कोस्ट, जो ड्रोवर है जो लिखने वाला है या जो होल्डर है वो उसकी कोस्ट को बियर अप करेगा, एंड ड्रोई की क्या रहेगी, कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन। नॉन बैंकिंग फंक्शन, नॉन बैंकिंग जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इंडिजियस बैंकर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एंड ट्रेडिंग फंक्शन को भी परफॉर्म किया जाता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका रिस्क भी इंक्रीज होता है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेंगे नॉन बैंकिंग फंक्शन के, स्पेकुलेटिव ट्रेड, जो इंडिजियस बैंकर्स होते हैं वो आपके एक्टिवली एंगेज रहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है जगरी, वीट एंड अदर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। देन कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट की अगर बात करेंगे, इस प्लेस पर इंडिजियस बैंकर जो रहते हैं वो अपना मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ कमीशन एजेंट लाइक ग्रीन मार्केट। नेक्स्ट आता है फिर आपका अदर बिजनेस, अगर हम अदर बिजनेस की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, सो इंडिजियस जो बैंकर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस टाइप की ट्रेडिंग के अंदर, शॉपकीपिंग, एंड मैनी इंडिजियस बैंकर बिकम ज्वेलर्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, यानी कि क्या क्या मेथड रहते हैं, इंडिजियस बैंकर किस तरीके से बिजनेस करते हैं। सो इंडिजियस बैंकर की अगर बात करते हैं तो इंडिजियस बैंकर का इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंडिया में। और अगर हम बात करते हैं इंडिजियस बैंकर जो मनी उधार देते हैं वो देते हैं फॉर फार्मर्स को रूरल एरिया के अंदर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज के। अगर आपके क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर के अंदर कि इंडिजियस बैंकर किसको मेनली मनी की फॉर्म में लोन देते हैं, सो वो देते हैं फार्मर्स को रूरल एरिया में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, और उसके बदले में वो कुछ पर्सनल सिक्योरिटीज़ या फिर कुछ जो सिक्योरिटी होती है वो अपने पास रखते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आप उनके पैसे रिटर्न ना कर पाओ तो वो सिक्योरिटी उनके पास जमा हो जाती है। ये जो मेथड रहता है ये आपका बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, ना ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, कुछ लीगल प्रोसीजर आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी जो इंडिविजुअल है वो लोन ले सकता है बैंकर से, एंड बैंकर के पास फुल नॉलेज होती है क्लाइंट की, लोन की, और कितना रिस्क रहेगा, यानी कि वो उन्हीं पर्सन को लोन प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको लेस रिस्क रहता है, यानी कि बैड डेट्स होने का रिस्क नहीं रहता है। एंड ऑल्सो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स फॉर इंडिजियस बैंकर, कोई वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो उनके फिक्स नहीं होते, यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है सिस्टम, वो कभी भी आप चले जाइए वहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, उसके बदले में आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके का होता है, कुछ भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्यूरेशन जो रहेगा वो रीपेमेंट का जो ड्यूरेशन रहता है वो एज कन्वीनियंस टू द कस्टमर रहेगा, यानी कि कस्टमर को जैसा भी कन्वीनियंस लगता है उसी के अकॉर्डिंग वो पे कर सकता है, यानी कि पहले से बात जो होती है वो आपस में हुई होती है। एंड सारे जो मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, इंडिजियस बैंकर्स के भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, और अगर हम इन शॉर्ट में बोलें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल होता है, एंड पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजियस बैंकर, यानी कि क्या कौन कौन से मेथड है जो अडॉप्ट किए जाते हैं एडवांसिंग लोन देने के लिए इंडिजियस बैंकर्स के द्वारा। नंबर 1 इज अ लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट, यानी कि कोई भी रिसिप्ट है उसके अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। जो अमाउंट होगी वो होगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्जेस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है ऑलरेडी। देन बही लोन,
बही लोन की अगर बात करते हैं सो ये आएगी आपके अगेंस्ट सिग्नेचर। आपको ये याद रखना है कि अगेंस्ट द सिग्नेचर ऑफ बोरोवर इन अकाउंट बुक और बही ऑफ द बैंकर, यानी कि जो लोन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसकी जो बही जो बुक लगा रखी है वहाँ पर सिग्नेचर अगर होते हैं कि मैंने आपसे लोन लिया है, इतने इतने पैसे लिए हैं, तो वहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं, तो वो लोन आपको इस तरीके से दिया जाता है कुछ स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है। देन मॉर्गेज, मॉर्गेज की अगर बात करते हैं सो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है कोई भी अगर फिक्स एसेट्स या मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपने गिरवी रख दी है उसके बदले में जब लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडी, अगर कोई भी हुंडी है उसको आपको डिस्काउंटिंग करवा रहे हो डिस्काउंटिंग हुंडी एज वेल एज गिव लोन अगेंस्ट दैम, या फिर उसके अगेंस्ट आप उसके बिहाफ पर आप लोन ले रहे हो। नेक्स्ट देखिए फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है इंडिजियस बैंकर की। क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं स्मॉल लेवल पे, या उनको लोन इजीली मिल जाता है, क्रेडिट इजीली मिल जाता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी होती, ना ही उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के भी लिए भी लोन प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि लोन मिलता है स्मॉल स्केल फार्मर्स को, एंड लोन एडवांस में मिल जाता है फार्मर को अगर जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यानी कि जब भी उसकी फसल होगी तो वो आपको फसल दे देगा और उसके बदले में आपसे पैसे ले लेगा। नेक्स्ट देखिए फिर लोन फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी इंडिजियस बैंकर्स जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको खर्चा चाहिए होता है उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। और लॉन्ग फिक्स कैपिटल के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी नीड को भी फुलफिल किया जाता है। एंड बैंकर ऑल्सो मनी इन्वेस्ट इन डिबेंचर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो बैंकर्स है वो मनी इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर्स के अंदर, वेरियस जो आपके इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट देखिए ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं सो ट्रेडिंग कम्युनिटी में आप क्या आ जाते हैं, मर्चेंट आ जाते हैं, सराफ एंड मनी लेंडर और ब्रोकर्स। मनी लेंडर की अगर बात करते हैं सो मनी लेंडर का मतलब होता है यहाँ पे साहूकार, साहूकार। ठीक है, देखिए नंबर 1 हम पढ़ेंगे मर्चेंट। मर्चेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मर्चेंट वॉज द मेन ग्रुप परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं मर्चेंट। और दिस कम्युनिटी मेनली इंक्लूड वेश्या एंड आउट ऑफ सब कास्ट ऑफ द कम्युनिटी वॉज नोन एज नेम एज बानिया। ठीक है, यानी कि किस कम्युनिटी के लोग हैं वो मर्चेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। और जो ये रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं आपके हिंदू जैन फैमिलीज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड फुल कंट्रोल ओवर ट्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। एंड सेकंड अगर कम्युनिटी की बात करते हैं हम मर्चेंट की, उसको जिसको हम बोलते हैं बंजारा। दीज पीपल आर जनरली डिड देयर ट्रेड इन विलेज, ये क्या करते हैं, कहाँ पे ट्रेड करते हैं, विलेजेस में ट्रेडिंग करते हैं। एंड सम पीपल इज वेरी कम्युनिटी ऑल्सो डिड दिस ट्रेनिंग। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या बोला गया है यहाँ पे। ये जो ट्रेडिंग करते हैं ये आपके करते हैं विलेजेस एंड सिटीज़ के बीच के अंदर, यानी कि विलेज में भी करते हैं और सिटीज़ में भी करते हैं। आइटम ऑफ ट्रेड जो रहेगा वो आपका लिमिटेड ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेन हो गया, पल्स हो गया, साल्ट हो गया, एटसेट्रा। एंड एनिमल्स के अंदर ट्रेड करते तो उसके अंदर इंक्लूड आ जाते हैं बुलक एंड ऑक्सन। बंजाराज कम्युनिटी इंक्लूड इटसेल्फ बोथ कम्युनिटीज़, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ इंक्लूड होती है, और ये आपके इनका मेजर रोल रहता है ट्रेड ऑफ गुजरात में। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे द कम्युनिटी दैट डिड ट्रेड इन साउथर्न इंडिया वॉज नोन बाय द चेट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेट्टी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सराफ एंड मनी लेंडर्स। सो अगर हम मर्चेंट की बात करते हैं, मर्चेंट जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर डबल रोल रहता है उनका। क्या क्या डबल रोल रहेगा, नंबर 1 इज अ ट्रेडिंग एंड नंबर 2 इज अ मनी लेंडर।
जॉब ऑफ मनी लेंडर। और अगर हम सराफ की बात करते हैं, सो ये जो लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी के रिगार्डिंग, और ये एक्सपर्ट होते हैं प्योरिटी चेक करने के लिए सिल्वर की और गोल्ड की। और अगर हम बात करते हैं मनी लेंडर क्या करते हैं, लोगों को पैसा जो है वो उधार में देते हैं, जिनको हम बैंकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर ब्रोकर, द थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ ट्रेडिंग मीडिएटरीज वॉज नोन एज ब्रोकर या दलाल, जिनको हम बोलते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, यानी कि एक से सामान लिया, वहां से बाय किया और दूसरी जगह पे सेल किया, और उसके जो बीच का जो मार्जिन होता है वो उनको प्रॉफिट बच जाता है, उनको हम ब्रोकर बोलते हैं, या फिर नॉर्मली जो आम लैंग्वेज में हम उनको दलाल बोलते हैं। उनकी जॉब क्या होती है, सेलर एंड बाय डिफरेंट, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, बस इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिर मेजर ट्रेड सेंटर की बात करेंगे। सो मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से हैं, कॉटन क्लॉथ्स के लिए अहमदाबाद, लखनऊ एंड मुंबई, एंड वुलन क्लॉथ्स के लिए कश्मीर, मेटल गुड्स के लिए बनारस, पुणे एंड विशाखापट्टनम, वेपन आर्म्स के लिए पंजाब एंड सिंध, नेक्स्ट शिप बिल्डिंग के लिए कोलकाता। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, देख लेना, आप लर्न कर लेना इन सब चीज़ों को, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि किस चीज़ का इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है और किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम इंपोर्ट की, इंपोर्ट करता है पिल्स, वूल, डेट, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल एटसेट्रा। और एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का करता है, रो सिल्क, कॉटन, लेदर, इंडिगो, राइस, वीट, ओक्यूपियम, पेपर, स्पेन, प्रीशियस स्टोन एटसेट्रा, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है। सो फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन ऑल टाइम द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ऑल टाइम के अगर बात करते हैं, सो वहाँ उस टाइम पर भी बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्ट होते थे, और कौन कौन से यूज़ किए जाते थे। लोकल ट्रेड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था कैमल, बुकलॉक, ओक्स, डोंकी एटसेट्रा। और फॉरेन ट्रेड के लिए यूज क्या क्या किया जाता था, मेनली शिप से ट्रेडिंग की जाती थी, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर हम इंडिया की पहले की बात करते हैं ओल्ड टाइम की, तो इंडिया जो है वो समृद्ध था, फेमस था ऑल ओवर द वर्ल्ड रेयर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स के लिए, यानी कि कलात्मक, यहाँ का मतलब क्या होता है, कलात्मक थिंग्स के लिए फेमस था। और बात करते हैं 17-18 सेंचुरी की, सो अट्रैक्ट करता रहा यूरोपियन ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए इंडिया में, और उसके बाद एस्टैब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की गई, जो कि रिजल्ट था आपका थिंकिंग ऑफ द फॉरेनर्स की। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब ब्रिटिश रूल जब इंडिया के अंदर आया, सो इंडिया के अंदर जो ट्रेड होती थी वो आपकी वीक होनी स्टार्ट हो गई थी। पहले जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, अब वही गुड्स का इंपोर्ट करने लग गया। पहले इंडिया क्या करता था, जिस चीज़ का एक्सपोर्ट करता था, अब जो इंडिया है उस चीज़ का क्या करने लग गया, इंपोर्ट करने लग गया, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर कम होने लग गई। आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया, फुल अटेंशन किया ट्रेड के ऊपर थ्रू द मीडियम ऑफ द 5-year प्लान। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक आता है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज, यानी कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। आपने बिजनेस के करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस रिस्क से रिलेटेड, जो कि हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आफ्टर दैट आपका पूरा लेसन जो है या पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा। अनसर्टेनली इज द मदर ऑफ रिस्क, यानी कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, और बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है। और एक तो स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। सो बिजनेस रिस्क का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन है, और वहाँ पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क जो है वो बना रहता है। ये स्टेटमेंट हम ऊपर पढ़ के आए हैं। सो हम कह नहीं सकते कि जो हमारा कितनी सर्टेनिटी है टुमारो की, या फिर आने वाला जो कल है उसकी कितनी सर्टेनिटी है, हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बिजनेस सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्क भी लाइक आ डिक्लाइन सेल ड्यू टू सडनली चेंज। अगर मान लीजिए कि सेल में सडनली चेंज भी आ सकता है, अब किसके कारण आ सकता है, टेस्ट के कारण आ सकता है, प्रेफरेंस के कारण आ सकता है, कोई फैशन के चेंजेस आ जाए उसके कारण आ सकता है, या फिर आपका रहता है
या फिर स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्शन को स्टॉपेज करना पड़े ड्यू टू स्ट्राइक, डैमेज, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, थेफ्ट एटसेट्रा। सो ये सब क्या रहते हैं, ये सब आपके बिजनेस रिस्क का ही पार्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ से कोई भी आप एक डेफिनेशन कर लेना, डेफिनेशन कोई भी आप कर लेना यहाँ पे, जो आपको दी हुई है, जो भी आपको सही लगे। रिस्क में भी डिफाइन अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, किस किस नेचर का होता है। रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी कि जो भी अनसर्टेनिटीज होती है उनका रिजल्ट होता है रिस्क, जिसका आपको पता नहीं होता है, एकदम से जो भी आपके बिजनेस के अंदर लॉसेस हो जाते हैं। अब जो अनसर्टेनिटीज होती है वो ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी कि स्ट्राइक, थीफ्ट एटसेट्रा, बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, चेंज इन प्राइस एटसेट्रा, और नेचुरल अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, ड्राफ्ट, स्नोफॉल, एपिडेमिक एटसेट्रा। नंबर 2 क्या आएगा यहाँ पे, रिस्क ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क रहता है एसेंशियल पार्ट रहता है किसी भी बिजनेस का। क्यों रहता है, क्योंकि बिना रिस्क आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। फ्यूचर को आपको एस्टिमेट करके चलना पड़ता है, फोरकास्टिंग करके चलनी पड़ती है। अगर आप प्लानिंग से काम को करते हो तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, बट आप रिस्क को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो। देन आएगा आपका डिग्री ऑफ रिस्क वरीज विद साइज ऑफ अ बिजनेस। जो डिग्री ऑफ रिस्क रहता है वो वरी करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का अगर लार्ज साइज है तो ज़्यादा रिस्क होगा, स्मॉल है तो कम रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, वट एवर बिजनेस मैन गेट फॉर टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, हाँ जी, इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ बिजनेस। आपका बिजनेस जो है वो किस नेचर का, पेरिसेबल गुड्स बनाते हो, नॉन पेरिसेबल गुड्स बनाते हो, या फिर आप फैशन के रिगार्डिंग बनाते हो। जो फैशन के रिगार्डिंग जो गुड्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी अगर क्लॉथेस प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि कई बार जो फैशन होता है वो एकदम से पीक पे जाता है और एकदम से डाउन आता है, तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। सो रिस्क भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर किस टाइप का है। देन हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या कारण रहते हैं बिजनेस रिस्क के। बिजनेस रिस्क के आपके डिफरेंट कारण रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कॉजेज रहते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर आपका आएगा जो कि हमारे बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, यानी कि मैन के पावर से परे, यानी कि मैन के हाथ में कुछ नहीं होता है कि वो उसके लिए कुछ करे। वो जो होना है, यानी कि नेचुरल कॉजेज, कुछ अगर मान लीजिए महामारी आ गई, अब जैसे कि कोरोना लग गया था, तो ये क्या है आपका नेचुरल कॉजेज है। इनको डिवाइड किया गया है सीजनल चेंजेस के अंदर। जो भी सीजनल के अंदर चेंजेस आते हैं लाइक स्टॉर्म, फ्लोड, ड्राफ्ट, स्नोफॉल एंड फायर। नंबर 2 जियोग्राफिकल चेंजेस। जियोग्राफिकल चेंजेस के अंदर क्या आएगा आपका, चेंजेस टेक प्लेस इन वार्म ऑफ अर्थ कोज ग्रेट लॉस, अर्थक्वेक, ट्रेमोर्स, डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग एंड ट्विंकल ऑफ एन आइज, यानी कि जैसे ही हम आंखें झपकते हैं उसी टाइम में हमारी जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए, अदर क्लैमिटीज की, हम नेचुरल क्लैमिटीज की हम बात करते हैं। सो अदर नेचुरल क्लैमिटीज लाइक लाइटिंग, एडवर्स चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर अचानक से कुछ चेंज आ जाता है, या फिर जो क्रॉप है, मान लीजिए क्रॉप आपकी बिल्कुल पक्के तैयार हो गए, वो एकदम से खराब हो जाती है, कुछ ऐसा नेचुरल क्लैमिटीज के कारण। नेक्स्ट देखिए फिर ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, मैन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिजनेस रिस्क के अंदर। ह्यूमन कॉजेज भी एक मेन आपका इंपॉर्टेंट कॉज रहता है, यानी कि बिजनेस रिस्क होने का। क्यों रहता है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है केयरलेस के कारण, डिसऑनेस्टी के कारण, इम्पेशेंट एंड लेक ऑफ इंटेलिजेंसी के कारण भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग सेपरेट आपको डिफाइन किए गए हैं, यहाँ से बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे आपको। नंबर 1 आता है यहाँ पे डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के द्वारा डिसऑनेस्टी करना, या फिर काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो आप, जो भी आपकी कंपनी के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं उसको चुरा रहे हो या फिर चुरा रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। कस्टमर जो है वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, आपकी दुकान के ऊपर बहुत सारे कस्टमर आ गए और उनमें से कुछ जो कस्टमर है वो आपका सामान चोरी कर लिया, या फिर आपके साथ सही से बिहेव नहीं किया, पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। पहले आपको बोल दिया कि ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, बट उसके बाद में आपको अवॉइड कर दिया, पेमेंट नहीं की। सो ये भी एक कारण रहता है बिजनेस रिस्क का। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो वर्कर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, एट दैट टाइम आपका प्रोडक्शन रुक जाता है, या फिर अननेसेसरी बोनस की डिमांड कर रही हैं। सो इस तरीके के जो भी ये कारण होते हैं ये आपके बिजनेस रिस्क के कारण रहते हैं।
वर्किंग केयरलेस, यानी कि काम जो है वो सही तरीके से आप नहीं कर रहे हो, केयरलेस कर रहे हो, यानी कि अगर बर्निंग द बीडी और सिगरेट इन गोडाउन्स रिजल्ट इन फायर, अगर मान लीजिए गोडाउन्स के पास आप बीड़ी या सिगरेट पी रहे हो तो वहाँ पे उसके कारण जो आग लग जाती है उसके कारण जो रिस्क बियर करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज रिलेटेड होंगे आपके मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। कौन कौन से होंगे आपके? चेंज इन फैशन, अगर फैशन के अंदर चेंज आ गया तो आपने जो स्टॉक प्रिपेयर कर रखा है वो आपका स्टॉक का स्टॉक रह जाएगा। ओके, फैशन की अगर बात करते हैं, बॉयज़ या गर्ल्स की हम बात करें तो एकदम से कुछ फैशन होते हैं वो एकदम से आता है, और पुराना जो हम क्लोथ्स की बात करते हैं, क्लोथ्स के अंदर जो फैशन आता है वो एकदम से आता है और एकदम से डाउन चला जाता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं फैशन के अंदर वो भी एक कारण रहता है बिजनेस रिस्क का। देन बात करते हैं चेंज इन प्राइस। प्राइस के अंदर अगर कुछ चेंज आ गया, फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में, सो ये भी आपका इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, सो कंपटीशन का भी इफेक्ट रहता है रिस्क के अंदर। अगर मान लीजिए आपका जो कंपटीटर है वो बहुत ही लो कॉस्ट पे, लो प्राइस पे अगर किसी को सेल कर रहा है तो उसका तो सारा सामान अगर मान लीजिए सेल हो जाता है, सो आपको भी क्या करना पड़ता है, उतने ही कम प्राइस पे सेल करना पड़ता है, जहाँ से आपका प्रॉफिट अफेक्ट होता है और आपके बिजनेस को लॉस रहेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को आप फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हो। देखिए, when a trader provides some special facilities to customer, it cause a business risk। वो बिजनेस रिस्क का कारण रहेगा। अगर मान लीजिए आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी कि हम आपको क्रेडिट में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कुछ जो पैसे हैं वो कस्टमर ने प्रोवाइड कर दिए और कुछ पैसे नहीं दिए कस्टमर ने, तो वहां पर जो लॉस हो, अगर मान लीजिए बाद में वो अवॉइड कर दे कस्टमर की मैं पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो भी एक तरीके का क्या है, आपका बिजनेस रिस्क है। नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं फिर अदर कॉजेज। देखिए अदर कॉजेज कौन से रहेंगे? अदर कॉजेज नंबर 1 रहता है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर क्या इंक्लूड करोगे आप? जो नेचुरल जो चीज़ें होती है, या फिर अगर मान लीजिए कि नेचुरली अगर कुछ डिफेक्ट हो जाता है थिंग्स में, मशीन में, जिसके कारण आपके जो गुड्स है वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज यानी कि मशीन को ऑपरेट करने के रिगार्डिंग, या रिप्लेस करते हो आप किसी पुरानी की जगह नई मशीन रिप्लेस कर रहे हो, एट दैट टाइम जो भी आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है वो भी एक बिजनेस रिस्क रहता है। देन आता है आपका मैकेनिकल कॉजेज। मैकेनिकल कॉजेज क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, ठीक है। Manufactured machine some defect creep in when a defective machine we are face really trouble result, यानी कि डिफेक्टिव मशीन क्या करेगी फिर, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर जो पीस जो प्रोडक्शन कर रही है वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन करेगी। तो ये भी एक कारण रहता है आपके बिजनेस रिस्क का। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बूस्टिंग ऑफ बॉयलर व्हील ऑपरेशन इज एग्जांपल ऑफ द बिजनेस रिस्क। देन नेक्स्ट देखिए मैनेजरियल कॉजेज। मैनेजरियल कॉजेज कौन कौन से होते हैं? जो आपने मैनेजमेंट हायर कर रही है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, इनएफिशिएंट ऑफ द मैनेजर, जो कि फेवर के अंदर काम नहीं कर रही है, या फिर डिसिप्लिन के अंदर काम नहीं कर रही है। जो चीज़ें सिखाई जा रही है जो पॉलिसीज बना रखी है उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, सो वहाँ पर भी बिजनेस रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमने बिजनेस रिस्क किया है और इंडिजियस बैंकिंग के बारे में किया है, ठीक है। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।